अगर आप ये सोचते हैं कि केवल आखिरी का 1 डेढ़ महीना पढ़ के और आप सिलेक्शन ले लेंगे तो ये एक मूर्खतापूर्ण तथ्य ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आज जिस हिसाब का कंपटीशन चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आखिरी का 1 डेढ़ महीना तो छोड़िए, कोई बच्चा 6 महीने पढ़ ले वो तब भी गारंटी नहीं दे सकता कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का रेट ही देखिए कि 0.01% भी नहीं है आज की डेट में। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जिस देश के अंदर आप देखो एक एमटीएस की जॉब के लिए लोग इतना आवेदन भर देते हैं, तो वहां पे बाकी जॉब्स के अंदर तो क्या ही हाल होगा। आप देखो सबसे नीचे वाली जॉब के लिए ये हाल चल रहा है ना। आप रेलवे की जॉब जब निकलती है तो तब देखिए कि कितने करोड़ों के विद्यार्थी वापस फॉर्म भरते हैं ना। तो इस वजह से आज जो है हम डिस्कस करने वाले कि जो सीएचएसएल का पेपर है जिसके अंदर 40-45 दिन का लगभग समय पड़ा है अभी, उसके अंदर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या चीज़ें अभी अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन में ईजी हो जाए। ये ना हो कि आपका फिर से कट जाए है ना, और फिर से आप सोचें कि भैया मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फिर से रह गया है ना। और एक बात आप तय रखिए कि एक ना एक जॉब तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैं ना एक कैलकुलेशन कर रहा था कि मोटे मोटे तौर पे आप भी करके देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, अगर वो 50,000 रुपये सपोज कीजिए आज आप 50,000 रुपये नहीं कमा रहे हैं ना, लेकिन आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति लग गया और वो 50,000 रुपये महीने के सपोज कीजिए कि कमा रहा है किसी भी तरीके से, जो भी है ना, सब बोनस वगैरह मिला के डीए टीए सब चीज़ें मिला के है ना। आप इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6 लाख का तो ये नुकसान आपका 1 साल का हुआ। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि जो बच्चे 5 साल का प्लान बनाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो जब आप पूरी कंपाउंडिंग वगैरह कर लेंगे ना तो 38-39 लाख के आसपास कुछ बनेगा। और फिर वहां पे भी आपकी प्रमोशंस वगैरह भी होंगी और भी बहुत सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह और भी पर्क्स रहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे 50 लाख का नुकसान हो जाता है एक आदमी को, अगर कोई 5 साल तक आप जॉब में जाते ही नहीं। और जो प्रमोशंस वगैरह नहीं होंगी वो तो एक इंटेंजिबल लॉस है, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है ना। और 5 साल में आप देखिए कि शादी कर लेते, बच्चे कर लेते, विदेश घुमाते, पता नहीं क्या क्या कर लेते, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मैं देख रहा हूं कि बच्चे सीरियस ही नहीं रहते, जब पेपर का बिल्कुल 1 महीना रहता है फिर बोलते हैं कि कुछ ऐसा बता दो कि 1 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा किसी के साथ आज तक तो हुआ नहीं है। बाई चांस मैं कह रहा हूं कि टीयर 1 में हो भी जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर टीयर 2 में बाहर हो जाओगे। ये 100% है अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि जो सीएचएसएल के बच्चा है, सीएचएसएल के बच्चे को नंबर कितने लाने हैं, मार्क्स कितने लाने हैं कि भैया उसका सिलेक्शन हो जाए। ये पिछले साल का रिकॉर्ड जो तोड़ा है सीएचएसएल वालों ने, देखिए कि 10% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई कट ऑफ में। पहले जहां 140 के आसपास ही रहा करती थी, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यूआर की कट ऑफ जो है पिछले साल जो गई 153 या इसको 154 ही मान लीजिए क्योंकि 0.91 है, और बाकी का भी आप देख सकते हैं। और मोटे तौर पर अगर मैं बताऊँ तो ओबीसी और जो यूआर कैटेगरी है यहाँ पे 1 या 2 नंबर का ही फर्क रहता है। और ये तो सिर्फ टीयर 1 की कट ऑफ है, आगे टीयर 2 की तो वो एक अलग चीज हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका ओबीसी कोटा भी तो बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, यहाँ पे 1 या 2 नंबर का ही गैप है, तो किस बात के लिए खुशी है ना। सेम ईडब्ल्यूएस का भी हाल है। हाँ, अगर कोई दूसरा कोटा है इसके अलावा दूसरी रिजर्वेशन है तो वो एक अलग बात है। ऐसे ये देखिए कि अलग अलग लिस्ट निकलती हैं। ये जो लिस्ट थी ये एलडीसी जेएसए की थी, जबकि आप दूसरी लिस्ट को देखेंगे, अगर दूसरी पोस्ट को देखेंगे तो ये देखिए कि बहुत सारी दूसरी पोस्ट जो रहती है यहाँ पे तो अलग ही लेवल चल रहा है कट ऑफ का, 169। ये तो 170 ही मान लो है ना, देख लीजिए, और ये 169 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो है अब ओवरऑल जब हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो हमें मार्क्स कितने चाहिए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। यानी मैंने जब पूरा का पूरा एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि आपका 165 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। वो सब नॉर्मलाइज स्कोर है, ऐसा नहीं है कि रॉ स्कोर इतना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइज स्कोर आपका 165 से ज़्यादा ही आना चाहिए। क्योंकि हर साल देखिए कि सेम वैकेंसी तो नहीं रहती है और धीरे धीरे वैकेंसियाँ भी कम हो रही है। तो इस वजह से इतना भी अगर आपका स्कोर नॉर्मलाइज की बात कर रहा हूं मैं, रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं है ना, तो अगर इतना भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बन पाएगा तो आप समझिए कि नहीं है आपके बस की बात। फिर मेहनत करो उसके लिए, 1-2 साल लगाओ, जब अच्छे से सब चीजें सीख जाओगे तब तो कर पाओगे। अब हमें देखना है कि देखोगे 2 तरीके हैं इसके अंदर, टीयर 1 है, टीयर 2 है। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, वो सब भी इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब है हमारा फोकस अभी इस वाली चीज पे है, हम इस पे अभी फोकस नहीं कर रहे, जब समय आएगा तब करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि सेक्शन की सिलेक्शन कुछ इस तरीके की हमेशा रहती है कि इंग्लिश और जीएस को आप पहले करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स को हाथ डालिए। क्योंकि क्या है कि ये जो है ईजी सेक्शन रहते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और यहाँ पे अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखिए। ये नहीं कि इंग्लिश के क्वेश्चन को देखे जा रहे हो, निहारे जा रहे हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी तुम्हारी जो उसको निहारने में बैठे हुए हो है ना। तो वो थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। ऐसी जीएस के अंदर भी हाल है। तो जब चीजों को थोड़ा सा टाइम पे समेट लोगे कि इसको 7-8 मिनट में कर लिया, इसको 5-6 मिनट में कर लिया, तब यहां पे आपके लिए समय बच पाएगा कि रीजनिंग और मैथ्स को आप टाइम दे पाओ। क्योंकि मैथ्स को टाइम चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, नहीं दोगे टाइम तो फिर वहां पे
नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा। और ऐसे ही रीजनिंग में भी हाल है, तो वहाँ पे आपको स्पीड का गेम थोड़ा सा रहेगा। उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा कि कैसे हम उन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। और जब हम इसका पूरे का पूरा वो देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, तो हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है और 25-25 सवाल आते हैं सेम सभी के अंदर, यही चीज़ इसके अंदर होती है। तो जब पूरा का पूरा पेपर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, 200 नंबर का पूरा पेपर हो गया। और अगर 2 नंबर का एक सवाल है तो 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इस वजह से अब देखो कि उसी 200 में से आपको एक तरह से 165 प्लस लेके आने, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड की बात हो रही है। आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो यहाँ पे जो अब सबसे बड़ी गेम CHSL वालों के लिए होने वाली है वो मॉक्स की ही होने वाली है। अभी तो आपको डेली कोई ना कोई मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा अभी कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने 700 से ज़्यादा एग्जाम्स का एक ही पास के अंदर सारे का सारा पूरा का पूरा निचोड़ दे रखा है, जितने भी मॉक टेस्ट है सब कुछ दे रखा है। तो और यहाँ पे देखो कि 17,000 से भी ज़्यादा के PYQs आपको देखने को मिल जाएंगे, 12 प्लस लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। तो ये आपको एक ही पास के अंदर मिल जाएगा। अभी इनका ऑफर चल रहा है 307 वाला और 439 वाला। ये केवल इसमें प्रीवियस ईयर नहीं इंक्लूड होते, इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पास प्रो ले लीजिएगा, उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप GV10 कोड यूज़ करेंगे तो 12% का एक एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके इसको बाई कर लीजिए। इनका क्या यूजफुलनेस रहेगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मॉक टेस्ट का कैसे चीज़ें हम अप्रोच करेंगे। उसके लिए पहले तो देखिए कि आपको मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिंप्लीफिकेशन, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस। और मेंसुरेशन में अगर आप देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेंडर, कोन और स्फीयर। इनके ऊपर ज़्यादा सवाल बनते हैं। जबकि आप नंबर सिस्टम में देखेंगे तो नंबर सिस्टम में या तो रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आ जाएगा या यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ये कुछ या फिर फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, वो डिविजिबिलिटी फैक्टर जो रहता है वो उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करके रखना है। सेम अगर अलजेब्रा की बात करें या ट्रिग्नो की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल और केवल जो है आइडेंटिटी बेस्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि आप पूरे का पूरा उसको पढ़ने बैठ जाए। अगर आपके पास बिल्कुल कम समय, आप बिगिनर है, आपको फोड़ना ही है, Tier 1 हर हाल में क्लियर करना ही है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। Tier 2 में तो सब कुछ ही आना चाहिए, फिर वहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। ये मैंने मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं, ये नहीं कि मैंने सारा सिलेबस उठा के लिख दिया। ये तो आपको आने ही चाहिए, इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं। अगर ये भी नहीं आता तो फिर नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक काम आप करना, अब ये भी हो सकता है कि पूरे सारे के सारे चैप्टर आप ना लगा पाएं। और एक चीज मैं बता दूं कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हमेशा थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं। ऐसा हो सकता है कि 25 में से 2 या 3 सवाल आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के देखने को मिले, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर अच्छे लेवल का आ रहा है, तो मान लो 3 सवाल आ गए, 2 अच्छे आ गए, 1 आसान आ गया, तो फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा आपको छोड़ना है और कौन सा नहीं। क्योंकि पेपर में फोड़ने में जो है ना सारी की सारी गेम इसी चीज़ की है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और कौन से को पिक कर रहे हैं, नहीं तो फिर समस्या आपके लिए खड़ी ही है, यही समझिए आप। यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से पिछले 3 ईयर के जितने भी पेपर है ना, वो CGL के हों, CHSL के हों, CPO के हों, मुझे लगता है कि उनके सभी पैटर्न आप याद कर लीजिए। जो जो आपको लग रहा है ना कि डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, वो सभी इन चैप्टर्स के ना पैटर्न को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं, हम देखते हैं। क्योंकि आप ऐसे तो अगर आप मेंसुरेशन को उठा के देखेंगे तो मेंसुरेशन तो भैया कितना ही लंबा चैप्टर है, वो तो फिर बहुत कुछ है उसके अंदर, तो अथा है। लेकिन वहीं पर अगर आप पिछले 3 साल के पैटर्न के अंदर देख लें कि भैया ये चीज़ें पूछ रखी है, इस तरीके की पूछ रखी है, तो केवल वही चीज़ें भी कर जाएंगे तो आपका बहुत हाई चांस हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा कि 70 से 80% सवाल तो वही फंस जाते हैं। फिर वो जो 20-30% का रहता है मार्जिन, वो तो नए सवाल तो देखिए हर साल बनते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सेम सब कुछ रिपीट हो जाए। बट ठीक है, फिर भी 70 से 80% भी अगर आपने सही कर दिया तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। बाकी का आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, वो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे खुद को। फिर नेक्स्ट हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो ये 13 टॉपिक के आसपास बन रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिलअप्स है, सिनोनिम्स है, स्पेलिंग्स है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये जो पूरे के पूरे आप 5 चैप्टर देख रहे हैं, ये 5 चैप्टर ना केवल और केवल क्रैमिंग वाले रहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर किसी की पुअर इंग्लिश भी है तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा मंत्र तो पढ़ना नहीं है आपको, बहुत आसान चीज़ें हैं ना। तो इनको जब क्रैमिंग वाली चीज़ें हैं तो इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, आपको आगे तक एग्जाम में काम आएगा। वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही इडियम फ्रेजेस सब रिपीट होते हैं भाई मेरे, स्पेलिंग्स रिपीट होती है। तो आप केवल और केवल इसमें प्रीवियस ईयर कीजिए, वकैब करनी
केवल और केवल प्रीवियस ईयर कीजिए, और कहीं से कोई व्यक्ति बोलता मत कीजिए, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, ये सब लगभग सेम से ही टाइप के रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ग्रामेटिकल रहते हैं। इसके लिए भी आपको ग्रामर के कौन से रूल्स याद करने आप सोच रहे होंगे, तो मैंने क्या बोला, पिछले 3 साल के पेपर उठाओ, उसके अंदर देखो आप कि ग्रामर के कौन से रूल्स जो हैं मोस्ट रिपीट हो रखे हैं। आपको करने सारे ही हैं, लेकिन वो जो मोस्ट रिपीटेड वाले हैं उनको एक बार अच्छे से कर लीजिए। अगर आप अब बैठ के ये सोचें कि मैं नाउन के अलग करूं, प्रोनाउन के अलग करूं, टेंस को अलग करूं, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मेरा एक रिकमेंडेशन है कि टेंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा अलग से। क्यों कह रहा हूं, उसके लिए प्रीवियस ईयर को हथियार मत बनाइए कि सिर्फ प्रीवियस ईयर की करना है। टेंस को पढ़ने का एक कारण है, उसी से सब कुछ लिंक्ड है। कौन सा? एक तो एक्टिव पैसिव हो गया और दूसरा नरेशन हो गई। तो ये दोनों जो है ना, ये टेंसेस से थोड़ा लिंक हो जाते हैं। तो इस वजह से एक टेंस को पढ़ने से, अगर एक चैप्टर को पढ़ने से आपके 3-4 चीजें क्लियर हो रही है। एक तो आपका क्या हो रहा है, स्पॉट द एरर में हेल्प करेगा टेंसेस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो टेंस के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं कि ये टेंस का गलती है ना। या फिर आप देखिए कि एक्टिव पैसिव को देखते हैं या नरेशन को देखते हैं ना, ये जो है 3-4 चीजें मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ टेंस से सॉल्व हो रही हैं। तो आप पूरी ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस करने की बजाय आप एक टेंस के ऊपर भी ज्यादा फोकस करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। कम समय में आप ज्यादा चीजें कर रहे हैं, और वो जरूरी भी है। अगर आप सोचे कि अभी मैं सब समंदर पढ़ जाऊं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, फिर गलत है। फिर आपको पिछले 1 साल से तैयारी करनी चाहिए थी। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो अब आपको करनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही जो शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस वगैरह है, या पैसेज है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब जो चीज़ें रहती है ना, आखिरी के 3-4 जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी समझ वाली हैं। अब इसके ऊपर आप ऐसे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए होगी रीडिंग, और रीडिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस ऐसे केस में मैं यही बोलूंगा कि केवल जो PYQ है पिछले 3 साल के, वही सोल्व कर जाओ, और ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि मैं एक पैसेज का महारथ ही बन जाऊं, मेरे को आ जाए पैसेज करना, तो वो इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन बस प्रैक्टिस कर लो पुराने, इतना ही बोलूंगा। ऐसी जंबल्ड है तो जंबल्स को प्रैक्टिस कर लो, पैरा जंबल्स को, यही हो सकता है। अब वहां पे जो आएगा फिर देखेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि कनेक्टर्स वगैरह जो है कभी भी वो आखिरी में नहीं आते हैं, तो वो लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप, वो बंदा ही लिख रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसने पहले उस व्यक्ति को डिफाइन किया होगा, तो यानी कि जो डिफाइन कर रखा है व्यक्ति को, वो ऊपर ही आएगा और ही वाला नीचे ही आएगा। तो थोड़ी सी 3-4 चीजें उसमें रहती हैं जो आपको अगर पता होंगी, तो पैराजंबल भी आप जल्दी से कर पाएंगे। इस तरीके से आप इंग्लिश को अप्रोच करेंगे। फिर जो रीजनिंग की मैं बात करता हूं, तो इसमें ये केवल 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको दिक्कत आएगी। इन 5 चैप्टर के PYQ तो आपको सारे लगाने ही लगाने हैं, पिछले 3 साल के। प्लस अगर फिर भी आपका नहीं हो पाता है, तो उससे पिछले भी लगाइए आप, यानी कि CGL के, CHSL के जितने भी हैं, पिछले 5 साल के लगा के देख लीजिए। अगर आपको पिछले 3 साल से बात नहीं बनती है तो, क्योंकि ये 5 चैप्टर के तो लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी के चैप्टर्स का क्या होगा, उसके लिए आपको डेली एक जो है मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जो मॉक टेस्ट है वो स्पीड टेस्ट देना है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का एक स्पीड टेस्ट डेली दो। उससे क्या होगा आप सोचेंगे, तो उससे आपके ना जितने भी चैप्टर सारे रिवाइज होते जाएंगे। अब वो फिगर के अंदर पेपर कटिंग है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज, ये सब कोई ऐसे करने की चीजें थोड़ी है। या फिर एक फिगर दे दी, उसके अंदर हिडन एम्बेडेड फिगर बताओ, तो ये सब जो है ये प्रैक्टिस का गेम है। ये आपको सीधा मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक कितने का 18 से 19 मिनट आपको मिलते हैं वो करने का, उसी में आपका सोल्व हो जाएगा। तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इन 5 चैप्टर्स की तो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आपको रीजनिंग को अप्रोच करना है, क्योंकि रीजनिंग में जो गेम है वो सारे का सारा किस चीज का है, यहाँ पे जो गेम है वो सारा स्पीड का है। क्योंकि जितना टाइम रीजनिंग में बचेगा उतना आप मैथ्स को देंगे, तो इस वजह से रीजनिंग को फास्ट करना बहुत जरूरी है। और कोई क्वेश्चन अड़ जाए रीजनिंग में तो स्किप करना जरूरी समझिए, क्योंकि स्किप नहीं करेंगे तो रीजनिंग आपका कितना भी टाइम खराब कर सकती है। अब सीरीज के क्वेश्चन में नहीं पकड़ में आ रहा तो छोड़ दो ना भाई, किस लिए उसको पकड़ के बैठे हो, बाकी के क्वेश्चन कर लो, ईगोइस्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो आपको करनी चाहिए, अगर कोई साइंस को झपट्टा मार रहा है तो भाई ये मूर्खता मत करो, साइंस को पहले झपट्टा कभी भी नहीं मारना चाहिए। आपको पहला काम हिस्ट्री करनी चाहिए, दूसरा पॉलिटी करनी चाहिए। ये दो आपको हर हाल में करनी है, क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा फंसने के चांसेस रहते हैं। और इनके सवाल ऐसे आते हैं कि जो डुएबल होते हैं, आप कर भी पाए पेपर में। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या सेंस बैठता है, क्या उन सवालों को करने का कोई फायदा है। वो अगेन वही बात है कि आप समंदर में कूद रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि मोती कहां है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बैठता। इसके बाद जब आपका ये दोनों पक्के हो जाए, फिर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ऊपर हाथ डालना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स का एक सब टॉपिक बनता है गवर्नमेंट स्कीम्स भी, तो इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा आपको जजमेंटल होना पड़ेगा कि भैया इकोनॉमिक्स में या तो मेरे को 5 ईयर प्लान पूछ सकता है, 5 ईयर के प्लान, या गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछ सकता है, इनके चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आप वो चीजें करो ना।
आप क्यों पूरी की पूरी चीज़ों को डिफाइन करने में तुले हुए हो, सब कुछ करके जाना है? मैंने देखा कि पिछले 2 से 3 साल में जितने भी पेपर आए, हर एग्जाम के अंदर सेंसस के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि सेंसस होना था 2020-21 के अंदर, वो हुआ नहीं। तो वैसे भी भारत जो है सबसे टॉप पे पहुंच चुका है, इतने बच्चे प्रोड्यूस किए भारत वालों ने कि सबसे ऊपर जनसंख्या में हम पहुंच चुके हैं। हमारे लिए अचीवमेंट की बात है ना? चाइना को हमने पछाड़ दिया, किसी चीज़ में तो पछाड़ा। चलो, तो बात वही है कि सेंसस के ऊपर सवाल आने के हाई चांसेस रहेंगे, तो सेंसस को पूरा पढ़ के जाइए। जी हाँ, पूरा ही पढ़ के जाना पड़ेगा। आप सोचे कि आधा अधूरा, वो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है सेंसस से, तो पढ़ लो भाई, जब पता है कि सेंसस से आएंगे। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च से डीआरडीओ क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई नई मिसाइल हो, चंद्रयान के बारे में हो, तो वो जो रिसर्च है ना, या कोई हमने बॉम्ब बना दिया हो, कोई वेपन बना दिया हो। अभी डीआरडीओ ने एक बनाई है, जैकेट बनाई है, जो आप देखिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, वैसे उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्होंने 2-3 किलो कम कर दिया, जिससे कि हमारे जवानों को दिक्कत ना हो। स्टील की प्लेट्स लगती हैं और एक जगह पे 6 गोलियां झेल सकती है, ऐसी जैकेट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं, तो इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स को अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से ज़्यादा पूछता है। और स्पोर्ट्स के अंदर तो हमेशा पूछता है, स्पोर्ट्स की, चाहे वो पर्सनैलिटीज़ की बात हो, चाहे अपकमिंग स्पोर्ट्स हो, या फिर स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी हो, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप करके जाइए। और ये प्रीवियस ईयर के अंदर जब आप देखेंगे, कोई भी किताब उठा लीजिए, जिस भी किताब को आपको PYQ लगाने हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तीनों चारों। तो स्पोर्ट्स की हर चीज़ को पढ़ के जाइए। ये मैंने बहुत सिलेक्टिव बताई, यहाँ पे अभी तो पूरी की पूरी साइंस पढ़ी है मैंने, नहीं बताई क्यों? क्योंकि इनकी वेटेज कहीं ज़्यादा है उससे। वो पढ़ भी लेंगे तो पता नहीं कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये करने के बाद भी अगर टाइम बचता है तो बायो को कर लेना, बायो के क्वेश्चन आने के हाई चांस ज़्यादा रहेंगे। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को पूरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट मुझे लगता है ड्रेनेज सिस्टम को करके जाओ, सॉइल करके जाओ, है ना, और माउंटेन करके जाओ। ये 3 चीज भी अगर किसी ने कर ली तो उसका काम हो गया। सॉइल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सॉइल से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है माउंटेन और ड्रेनेज सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें रिवर्स का, झरनों का सबका बताया होता है कि कौन कहाँ से निकलता है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। फिर दूसरे पे आता है माउंटेन, तीसरे पे जाके सॉइल आता है। तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा चीजों के लिए। वैसे भी ये सब चीजें तो मैंने करवा रखी हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करते हो तो पिछले 1 ईयर के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। वो 1 साल के करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब सोचेंगे कि जीके को करें कहां से, तो ये देखो मैंने पूरा अथा भंडार आप लोगों को दिया हुआ है, सब कुछ यहां पे मैंने करवा रखा है। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहां जब लिंक पे जाएंगे तो ये देखिए कि यहाँ पे आपको जीएस के न्यू पैटर्न की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और एक ये कंप्लीट जीएस प्लेलिस्ट भी है। तो दोनों में से दोनों प्लेलिस्ट को खोल के देख लेना, आपको मल्टीपल टॉपिक मिल जाएंगे। जो चीज़ आप सोच रहे हो हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। वहां से डायरेक्ट सवाल आपके बहुत सारे फंस जाएंगे, और ये मैंने कहानियों के फॉर्म में बता रखी है, आपका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको यही केवल करके जाना है। अगर आप ऑलरेडी मजे हुए खिलाड़ी हैं, आप चाहते हैं कि आपको पेड में जाना चाहिए, वहां पर आप कहीं ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, और आप सीजीएल को भी आगे टारगेट कर रहे हैं, केवल आपका टारगेट सीएचएसएल तक सीमित नहीं है कि मेरे को 1-1.5 महीना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने पड़े हैं हमारे पास सीजीएल के लिए, तो फिर आप इस पूरे के पूरे बैच को ले लीजिए। यहां पे मैं बहुत तगड़े वाली चीजें डालने वाला हूं। इसी बैच का 2.0 वर्जन इसी में अपडेट होगा। ठीक है भाई। और आपको अलग से एक बार ले लिया तो दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने सारी की सारी पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज हिंदी में भी डलवा दिए हैं। बस वीडियोस को हिंदी में भी नहीं डलवाया, वो थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो 2-3 महीने का प्रोसेस है। वो जब सीजीएल होगा तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे डलवा दें हिंदी की वीडियो फॉर्म में भी, है ना। तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा वीडियोस, मॉक टेस्ट, डेली टारगेट्स, पीडीएफ्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे मैंने खुद पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज आपको पूरे के पूरे मेंस लेवल तक के मिल जाएंगे। अभी इसके अंदर जो है 300 रुपीज़ का डिस्काउंट वाला ऑफर हमने चलाया है। आपको कूपन कोड राम यूज़ करना है तो अगले 2 दिन के लिए आपको 300 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे ये 1199 का है तो 300 रुपये ऑफ मिल जाएगा। सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन में मैंने जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ जाके तुरंत से डाउनलोड कर लो। और ये बैच आपके लिए रामबाण हम सिर्फ लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 सवाल 25 में से जब हमारे कंटेंट से आते हैं तो सीधा सीधा पता लगता है कि हाँ बैच में दम है। और इस बार तो हम बहुत धाकड़ कुछ इसके अंदर बैच के अंदर अपडेट करने वाले हैं। कुछ दिन रुक जाइए, बस हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तो आपको समझ में आएगा कि भैया इस मार्केट में कोई पास भी नहीं है हमारे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो 1199 में 12 मंथ का है, 1299 में 18 मंथ का है। इसमें 300 रुपये ऑफ हो जाएंगे आपको अगर आप कूपन कोड राम यूज़ करेंगे। केवल और केवल ये 2 दिन के लिए वैलिड है। ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के पास का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो मैं बता सकता था, मुझे लग रहा था कि हाँ इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। केवल और केवल पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए। जो पिछले 3 साल के पैटर्न्स हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, उन्हीं को रिपीट आप लगाइए।
लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सिलेबस की डेप्थ में घुसेंगे, अलग अलग चैप्टर्स की डेप्थ में घुसेंगे, तो फिर एक बिगिनर अभी जो है इसको नहीं क्लियर कर पाएगा। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और एक जो आर्ट आपको क्वेश्चंस छोड़ने की आनी चाहिए वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगी। तो इस तरीके से आप कहीं बेहतर यहाँ पे कर पाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और बहुत जल्द हम अगले 1-2 दिन के अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त मैराथन लेके आएंगे, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। हमारे टेलीग्राम को फॉलो करके रख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, बाय बाय।